गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, अपन ने बहुत थोड़ा सा देखा था। इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन आगे चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट में ही। देखो लास्ट अपन ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में अपन ने जो है इसकी परिभाषा देखी थी। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। परिभाषा के लिए अपन ने क्या कहा कि आपको 12 ग्राम कार्बन 12 लेना है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन 12 का एक सैंपल लेना है, एक नमूना लेना है, ठीक है ना। और इसमें देखने हैं कि कितने एटम्स आ गए, किसके, कार्बन के कितने एटम्स आ गए। मानो कि इसमें जो X परमाणु आ गए, X परमाणु इसमें आ गए, तो एक मोल में भी ये ही परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, X ही होगी। बात समझ में आ गई। तो ये स्टैंडर्ड एक परिभाषा सेट की गई कि यहाँ से कि अगर मान लो आपको जो है मोल की परिभाषा देनी है तो बोलेंगे कि कार्बन 12 में जितने संख्या में परमाणु आ रहे हैं उतने ही एक मोल में आएंगे। ये परिभाषा है, सिंपल सी, कल अपन ने देख ली थी। अब देखो इसके आगे अपन दो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले अपन को देखना है कि अगर मान लो एक उदाहरण स्वरूप अपन लेते हैं, जैसे कि मानो मैंने लिया एक NH3 का अणु लिया, एक अणु लिया NH3 का, ठीक है। अब NH3 के एक अणु से को देखकर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अपन वो देखते हैं। देखो एक NH3 के अणु में आपको पता है कि इसमें एक नाइट्रोजन का परमाणु होगा नहीं होगा, देखो साफ फॉर्मूले में दिख रहा है आपको। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको मिल रही है कि 3 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, एक नाइट्रोजन का परमाणु होगा और 3 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है। चलो अब आपको पता है इधर मैं कहूं, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में आपको मिलती है और जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में आपको अपने जो नेचर है उसमें मिलती है, ठीक है। तो मैं इसको परमाणु से अणु बनाने की कोशिश करूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, जैसे कि मान लो आपको पता है कि N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन परमाणु है ना, यानी कि 2 नाइट्रोजन परमाणु का मतलब एक नाइट्रोजन का अणु। साफ है, 2 नाइट्रोजन का परमाणु का मतलब एक नाइट्रोजन का अणु। इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक ही नाइट्रोजन का परमाणु है तो ये आधा नाइट्रोजन का अणु बनाएगा नहीं बनाएगा भाई, सिंपल सा आधा बनाएगा यहां पर। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन के केस में बात करूं तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु बराबर एक हाइड्रोजन का अणु। देखो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है ना, तो इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन का परमाणु का मतलब आधा हाइड्रोजन का अणु हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, इसी चीज को मैं यहां पर आकर बता सकता हूं कि देखो मैं इसमें यह भी तो कह सकता हूं कि एक नाइट्रोजन के परमाणु का मतलब, इधर लिखूं मैं, एक नाइट्रोजन के परमाणु का मतलब, ठीक है, आधा नाइट्रोजन का अणु भी तो हो सकता है। कह सकता हूं मैं कि मैं NH3 के साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे को मिल सकती है, वो चीजें अपन देख रहे हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि आपको NH3 दे दिया जाए तो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको कह दिया कि एक NH3 का अणु है, इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु हो गया और 3 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ऐसे ही मैंने कहा कि एक नाइट्रोजन परमाणु का मतलब आधा नाइट्रोजन का अणु, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस केस के लिए मैंने कहा कि 3 हाइड्रोजन के परमाणु। अब देखो यहां तक अपन आ गए कि 2 हाइड्रोजन का परमाणु मतलब एक हाइड्रोजन का अणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु मतलब आधा हाइड्रोजन का अणु। अब मेरे पास तो हाइड्रोजन भैया 3 है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब 3/2 हाइड्रोजन का अणु नहीं हो जाएगा क्या। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 3 बटा मतलब 1.5 हाइड्रोजन का अणु है कि नहीं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुझे एक NH3 के अणु को ध्यान में रखकर कि मैं एक NH3 के अणु के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो एक तो ये चीज हुई। अब देखो, अब मैं इसको इस तरह आगे चलूं। अब मैं कहता हूं कि भैया मैं एक अणु नहीं लूं, मैं एक मोल अणु ले लूं। मैंने क्या ले लिया है ना, मैंने ले लिया एक मोल अमोनिया,
क्या ले लिया मैंने? 1 मोल अमोनिया ले लिया। अब 1 मोल अमोनिया मैंने ले लिया, तो 1 मोल अमोनिया से मैं कह सकता हूं कि जब मेरे पास एक अणु था, एक अमोनिया का अणु था, तो 1 नाइट्रोजन का परमाणु था। अब मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, देखो ये देखो, इसको ऐसे ही करेंगे, इसको अपन ऐसे ही करेंगे कि आपने यहां देख पा रहे हो आप कि जब एक अमोनिया का अणु है तो 1 नाइट्रोजन का परमाणु और 3 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो अब मैं अगर 1 मोल ले लूं तो 1 मोल का मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु और 3 मोल हाइड्रोजन के परमाणु नहीं हो जाएंगे क्या? बात समझ में आई क्या? होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल सिंपल है ये। और इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं कि मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल अमोनिया है, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है। अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया है तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है, तो इसको मैं इस तरह से कह दूं, कि आधा मोल नाइट्रोजन अणु हो जाएगा, होगा नहीं होगा? आधा मोल नाइट्रोजन अणु होगा। ऐसे ही यहां पर 3/2 मोल हाइड्रोजन का अणु होगा नहीं होगा? तो एक मोल NH3 से मैं इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि अगर मैं 1 मोल NH3 अगर आपको दूं, इसका मतलब है कि 1 मोल NH3 का मतलब 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, आधा मोल नाइट्रोजन अणु और 3/2 मोल हाइड्रोजन अणु। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस डेटा से मिल सकती है। तो यहां तक तो मेरे आपको बात समझ में आई होगी मेरी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मोल देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल अपन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। आपको हर चीज़, हर तरह के क्वेश्चन इससे कराए जाएंगे और इस टॉपिक से, इस पूरे टॉपिक से मोल से पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का। तो ये आपके जो टॉपिक चल रहा है ये 4 मार्क्स का 4 नंबर का टॉपिक है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है भाई। 1 में इतना है तो 1 मोल में इतना होगा, है ना? जब एक परमाणु, एक अणु में 1 परमाणु है तो 1 मोल में 1 मोल होंगे, सिंपल, बस। अब देखो ये मोल क्या है, क्या जरूरत पड़ी, किस तरह से इससे डील करना है आपको, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिखूंगा और फिर अपन आगे चलेंगे। पहले ये कहा गया और ये कैलकुलेट किया गया कि किसी का भी अगर आपके पास 1 मोल है, किसी का भी 1 मोल है, इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ भी आपके पास जो है कण आ जाएंगे। किसी का भी हो 1 मोल, 1 मोल है आपके पास, इसका मतलब इतनी संख्या है। जैसे कि आप ले लो कि आपके पास, आपने ले लिया कि आपके पास 1 मोल परमाणु है भैया। 1 मोल क्या है आपके पास? 1 मोल परमाणु है। तो 1 मोल परमाणु है, इसका मतलब आप बिना गिने बता दो कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गए। ये संख्या हो गई भाई। ठीक, अगर मान लो आपने कह दिया कि भैया मेरे पास 1 मोल अणु है, किसी का भी 1 मोल हो सकता है। आपके पास अगर 1 मोल अणु है तो इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए। ठीक, जरूरी नहीं है अणु परमाणु लो, कुछ भी ले सकते हो। आप कह दो कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? आपके पास 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। संख्या है ये। आपने कह दिया कि मेरे पास मैं जाऊंगा और मैं 1 मोल सेब लेने जाऊंगा, तो मेरे पास क्या है? 1 मोल सेब है। तो 1 मोल सेब, 1 मोल एप्पल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स हो गए भैया। अब ये किसी का भी 1 मोल हो सकता है, सेब हो सकते हैं, 1 मोल संतरे हो सकते हैं, 1 मोल रुपीस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मोल का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपके पास 6.022 गुणा 10⁻23 जो है उसके ही कण उपस्थित है। 1 मोल परमाणु है तो इतने परमाणु है, 1 मोल अणु है तो इतने अणु हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 मोल सेब है तो इतने सेब हैं। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 मोल का मतलब इतने, 1 मोल का मतलब इतना। ठीक, अब देखो ये जो नंबर है ना, ये
6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। इस नंबर को क्या कहा जाता है भाई? इस नंबर को कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या यूज लिया जाता है? इसका प्रतीक यूज लिया जाता है भैया Na, ठीक है। इसका प्रतीक क्या यूज लिया जाता है? Na। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 1 मोल बराबर Na। किसी का भी 1 मोल हो उसका मतलब उसमें Na के बराबर कण आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आई है क्या? सिंपल सी बात है, इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं है। तो 1 मोल का मतलब ये हो गया, नहीं हो गया? चलो अब देखो, अपन अब आगे चलते हैं। तो 1 मोल आपने सीखा। अब देखो, किसी भी मोल को अगर आपको सीखना है तो आपको 3 रिलेशंस पता होने चाहिए, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज अपन बता चुके हैं, दूसरी चीज पर अपन आगे चलेंगे। तो देखो, दूसरी चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले लिख देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट क्या है कि किसी भी गैस इसको ठीक है, किसी भी गैस के 1 मोल नमूने का आयतन। देखो, ये चीज कैलकुलेट है। पहली चीज क्या कैलकुलेट है कि किसी भी जो है पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। लेकिन यहां पर जो सेकंड बात कर रहे हैं अपन, ये जो सेकंड बात कर रहे हैं, ये सेकंड किसके लिए कर रहे हैं? ये सेकंड केवल और केवल गैस के लिए कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा कितना होगा? 22.4 होगा, 22.4 लीटर होगा भैया। कहां पर? और ये कैलकुलेट किया गया है एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब देखो, फुल फॉर्म क्या हो गई? एस मतलब स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब मानक। स्टैंडर्ड मतलब मानक, ताप व दाब। मानक ताप व दाब पर अगर आपने 1 मोल गैस का आयतन निकाला है तो वो कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा। अब मानक ताप दाब कितना होता है? मानक ताप दाब पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अपन ऑलमोस्ट 1 जो है बार मान लेते हैं। प्रेशर की यूनिट है ये बार, ठीक है। तो इतना अपने तापमान मान लिया गया है। कई बुक्स में कई जगह ये 1 atm भी हो जाता है, तो ज़्यादा फर्क आता नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। आपको हमेशा 22.4 ही ये रखना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, दूसरा रिलेशन क्या आ गया? दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि 1 मोल बराबर 22.4, 1 मोल गैस बराबर 22.4। कहां पर? एसटीपी पर। एसटीपी पर ही होगा ये भी, ऐसे हर किसी का नहीं होगा। तो पहली चीज तो आपन ने क्या देखी? पहली चीज आपन ने देखी कि 1 मोल है ना, पहली चीज आपन ने देखी कि 1 मोल का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23। दूसरा अपन ने क्या देखा? 1 मोल गैस बराबर 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कहां पर? एसटीपी पर। 2 बातें हो गई, ठीक है, 2 बातें हो गई। चलो, ये 2 बातें अपन अभी आगे यूज लेंगे। बस इस चीज के लिए आपको भैया खास ध्यान रखना है कि ये जो है रिलेशन केवल और केवल गैस के लिए है, द्रव और ठोस के लिए इस संबंध को लगाना पाप है। लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, आप नहीं लगा सकते, लगाना ही नहीं है। यानी कि अगर कोई आपको ये कह दे,
है ना, कोई आपको ये कह दे कि आप खुद ही कह दो एक दूसरे को, कोई समझदार आदमी तो ऐसा नहीं कहेगा कि 1 मोल H2O, है ना, 1 मोल H2O का मतलब आप लिखने लग रहे हो 22.4 लीटर H2O, तो भैया ये सरासर पाप है, ये ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक। अगर मैं कह दूं 1 मोल H2O गैस, वाष्प बना रखी है मैंने, इसकी वाष्प है ये, तो फिर मैं बिल्कुल नो डाउट कह सकता हूं 22.4 लीटर H2O। अब ये सही है, ये इस केस में सही नहीं है भैया, है ना, इस केस में ये चीज सही नहीं है, सेकंड वाले केस में ये सही है। तो दो चीजें आपको समझ में आई कि 1 मोल का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23, पहली बात, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया भाई, आपको समझ में आया कि 1 मोल गैस, अब देखो गैस कोई सी भी हो सकती है भाई, गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, अमोनिया भी हो सकती है, आर्गन भी हो सकती है, HCl भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई सी भी गैस, दुनिया की कोई सी भी गैस हो, उसके 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर आयतन होगा, 22.4 लीटर आयतन होगा, कहां पर, STP पर। बात समझ में आ गई। तो ये दो चीजें अभी तक आपने सीखी, तो जो भी सिखाया इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, ये केवल केवल गैस के लिए, इसलिए 1 मोल गैस लिख चुका हूं मैं, द्रव और सॉलिड के लिए नहीं बतानी है, तो दो चीज मोल की। चलो और देखो क्या चीजें सीखनी है आपको, अब इसमें आपको सीखने हैं 3 संबंध। क्या सीखने हैं? 3 संबंध। कौन कौन सा? पहला संबंध किस किस में, मोल में और संख्या में। पहला संबंध क्या है? मोल में और संख्या में, ठीक है। तो मोल और संख्या में क्या संबंध है, तो अगर आपको मोल से संख्या में जाना है, समझना मेरी बात, अगर आपको मोल से संख्या में जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको Na बताया मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23, इससे गुणा करना होगा। अगर मोल से संख्या में जाना है तो आपको Na से गुणा करना है, और अगर आपको संख्या से वापस मोल में आना है भाई, संख्या से वापस मोल में आना है तो क्या होगा, अगर आपको संख्या से वापस मोल में आना है तो क्या करूं भाई, पहले गुणा करके गए थे तो अब की बार भाग कर दूं, तो क्या कर दोगे आप, भाग कर दोगे Na से ही। पहला रिलेशन ये बन गया आपका एक संबंध, ठीक है, पहला संबंध आपका ये बन गया इसको यूज लेंगे। चलो भाई दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध ये है कि आप जा सकते हो मोल से, कहां पर, मोल से जा सकते हो आप आयतन में, और आयतन भी किसका होगा भाई, आयतन भी होगा गैस का आयतन। किसका आयतन होगा, आयतन होगा गैस आयतन। किसका भाई, आयतन गैस का। हमेशा गैस के लिए बात होगी, मोल से गैस का आयतन निकाला जा सकता है। अगर अपन नॉर्मल आपको ठोस और द्रव का आयतन निकालना है तो फिर इसके दूसरे तरीके होंगे, डायरेक्ट तो आप यही निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मोल से आयतन में जाना है तो आपको क्या संबंध लेना है कि आप करोगे 22.4 से गुणा। क्या करोगे भाई, 22.4 से गुणा, मोल से अगर गैस आयतन में जाना है। और ये आयतन किस में होगा, आयतन होगा लीटर में। आयतन किस में होगा, आयतन होगा भाई लीटर में। तो अगर बताओ गैस आयतन से दोबारा मोल में आना है तो क्या कर दूं, मैं इधर गया तो मैंने गुणा किया, तो मैं इधर आया तो मैं क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो मैं 22.4 से इसको भाग दे दूंगा। तो दूसरा रिलेशन मेरा ये हो गया, दूसरा रिलेशन, दूसरा संबंध मेरा ये हो गया, ठीक है। और तीसरा और अंतिम संबंध जो है आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि आपको मोल से अगर आपको जाना है द्रव्यमान में। किससे जाना है, द्रव्यमान में, यानी कि आपको मोल दे दिया और आपसे द्रव्यमान पूछ लिया कि कोई मोल देके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मोल देके संख्या पूछ ली कि इतने मोल है तो कितनी संख्या है इसकी। जैसे बोल दिया कि मेरे पास 5 मोल परमाणु है ना, कार्बन के 5 मोल मेरे पास परमाणु है, तो मेरे पास कितने कार्बन परमाणु है, तो वो संख्या हो गई नहीं हो गई,
ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया कि आपको मोल दे दिया कि भैया 5 मोल मेरे पास ये गैस है, तो मतलब उस गैस का कितना आयतन हो गया। तो देखो आयतन जाना है तो 22.4 से गुणा कर दोगे, आयतन से वापस आना है तो 22.4 से अपन भाग कर देंगे। और तीसरी बात है कि अगर मोल से आपको द्रव्यमान में जाना है, मोल से अगर आपको द्रव्यमान में जाना है तो क्या तरीका आपको करना है, ऑब्वियस सी बात है गुणा ही करना होगा। ठीक है, गुणा ही करना होगा। तो आपको गुणा किससे करना है, यहां पर गुणा करना है आपको मोलर, किससे गुणा करना है, मोलर द्रव्यमान से। किससे गुणा करना है आपको, मोलर द्रव्यमान से। इसको गुणा कर देना है कि अगर आपको मोल से द्रव्यमान में जाना है तो। ठीक है, मोल से द्रव्यमान में जाना है तो आपको गुणा कर देना है। और ऐसे ही अगर आपको द्रव्यमान से वापस आना है, द्रव्यमान से आपको वापस आना है तो क्या कर दूं भाई, तो दोबारा कर दूं क्या, मोलर द्रव्यमान से भाग हो जाएगा अब की बार, है ना। अब की बार मोलर द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये देखो, ये आपने कर दिया मोलर द्रव्यमान। तो तीसरा रिलेशन आपके सामने ये आ गया और पूरा मोल आपका खत्म हो गया भाई। इन 3 रिलेशन से ही सारे मोल के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते आपको ये 3 रिलेशन याद रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मोल कराया जा रहा है। आप कहीं पर भी और वीडियोज़ या कहीं पर भी कुछ भी देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, मोल बहुत टफ है, कुछ नहीं है। केवल ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रहें तो आप हमेशा हमेशा मोल के हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसमें भी कोई खास याद रखने जैसी चीज़, कोई बहुत बड़े फॉर्मूला नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, सिंपल सी चीज़ें आप इजीली इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर मान लो याद भी नहीं रहता कि कब गुणा करेंगे कब भाग करेंगे, तो हमेशा याद रखो कि बोलो, हमेशा ये ध्यान रखो कि मोल जो है बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। एक मोल एक आदमी है और वो कैसा है, बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का आदमी है। तो जब भी उसके पास कोई चीज़ आएगी, उसकी तरफ अप्रोच करेगी कोई भी चीज़, तो वो हमेशा क्या करेगा, भाग जाएगा। क्या करेगा, भाग जाएगा। मोल क्या है, बहुत डरपोक है, कोई भी उसके पास आया वो क्या कर देगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा इसका मतलब देखो संख्या से, आप हमेशा देखो संख्या से मोल में आ रहे हो, हमेशा देखो संख्या से मोल में आ रहे हो, हमेशा आप भाग लगा रहे हो। गैस आयतन से इसमें आ रहे हो, हमेशा भाग लगा रहे हो। द्रव्यमान से हमेशा आप आ रहे हो, भाग लगा रहे हो। यानी कि मोल की तरफ आना है तो हमेशा डिवाइड करना है, हमेशा भाग लगाना है। तो दोबारा आपको आगे जाना है तो गुणा करना है, तो याद रह जाएगा। ये एक तरीका है याद रखने का। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें हैं आप उससे याद रख सकते हो। तो आपको Na में कोई दिक्कत नहीं है, आपने देख लिया कि Na का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23। आपको 22.4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है, बस गुणा कर दो, भाग कर दो। आपको समस्या किस में, आपको समस्या है मोलर द्रव्यमान में। आपको किस में समस्या है, मोलर द्रव्यमान में। तो ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं। चलो, तो आगे अपन आएंगे मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान देखते ही अपन ये सारी चीजें, मोलर द्रव्यमान देखते ही अपन इस सारे रिलेशन को एक साथ समझ के और इस पे एक क्वेश्चन से सारी चीजें निकालेंगे। मतलब एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उसी से अपन संख्या निकालेंगे, उसी में अपन आयतन निकालेंगे, उसी में अपन जो है द्रव्यमान निकालेंगे, और फिर उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाएगा। द्रव्यमान से फिर आप द्रव्यमान से मोल में, मोल से आयतन में, आयतन से संख्या में, सब तरह के क्वेश्चन एक ही तरह से हो जाएगा और आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो, तो अपन इससे पहले बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। किसकी भैया, मोलर द्रव्यमान की। कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। क्या होता है मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान में सीधी सीधी अगर मैं परिभाषा बोलूं तो क्या होगा, ये एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान का मतलब कि एक मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा ये मोलर द्रव्यमान का मतलब, मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल पदार्थ का, एक मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा, या मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। बात समझ में आई क्या,
कोई सा भी मैं पदार्थ उठाऊं, उसका 1 मोल लूं, उस 1 मोल को मैं तोलूं, वेट कर लूं, वेइंग मशीन आती है वेट करने की, उस पर मैं तोल लूं, तो उसने जो ग्राम में डिजिट दिखाई वही मोलर द्रव्यमान होगा। जैसे कि हाइपोथेटिकल मैंने लिया कि मेरे पास कोई एक पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ का मैंने 1 मोल ले लिया, इस पदार्थ का मैंने क्या ले लिया, 1 मोल ले लिया, ठीक है। अब इस 1 मोल को, जैसे ये रहा भैया मेरे हाथ में, ये रहा एक पदार्थ और ये इसका 1 मोल, तो मेरे को क्या करना है, मैं इसको वेइंग मशीन पे इसको मैंने तोला, और तोलने के बाद उसने दिखाया कि भैया इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, x ग्राम है, इसका जो द्रव्यमान क्या है, x ग्राम है। तो ये जो x ग्राम है ना, ये x ग्राम इस A का क्या कहलाएगा, ये x ग्राम इस A का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आई क्या? तो मैंने क्या कहा, कोई भी A पदार्थ लो, इस A पदार्थ को 1 मोल लो, उसको आप ग्राम में तोलो, कितना है उसकी ग्राम में वैल्यू, और जो तोलने के बाद जो ग्राम में वैल्यू आएगी वो उस पदार्थ का क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, आपको ये पता है कि किसी का भी अगर 1 मोल होगा तो इसका मतलब उसका 6.022 गुणा 10⁻23 उसके पार्टिकल्स, उसके कण उपस्थित होंगे, उसमें होंगे नहीं होंगे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने ये कहा कि 1 मोल पदार्थ का, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1 मोल पदार्थ का, कि 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है ना ग्राम में, वो मोलर द्रव्यमान होता है। तो 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं, Na कण होते हैं, तो मैं ये सिंपल ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मेरे पास Na कण उपस्थित हैं तो Na कण का जो द्रव्यमान ग्राम में होगा वो भी तो मोलर द्रव्यमान ही होगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी तो कर सकता हूं, इसको मैं कह भी तो कह सकता हूं कि Na कणों का ग्राम में द्रव्यमान, Na कणों का ग्राम में द्रव्यमान, देखो ये ग्राम वर्ड याद रखना है ना, हमेशा हमेशा द्रव्यमान जो दिया जाएगा ग्राम में दिया जाएगा, किलोग्राम में और इनमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो Na कणों का ग्राम में द्रव्यमान उस कण का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्या, उस क्रम का क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वही सिंपल एक कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ का आपने ले लिया 1 मोल, 1 मोल का मतलब इसके आपने ले लिया Na कण, और फिर आपने इसका वेट किया, फिर आपने इसको तोला, और वेट करने के बाद में अब की बार ये वो ही आया, x ग्राम ही आया, ठीक है, x ग्राम ही आया। तो जो ये x ग्राम है ये क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान हुआ, किसका, Na का, सॉरी A का, क्या हो गया, ये मोलर द्रव्यमान हो गया। मोलर द्रव्यमान किसका हो गया, ये A का मोलर द्रव्यमान हो गया। तो सिंपल सी मेरे को आपको ये बात समझ में आई होगी। मोलर द्रव्यमान का मतलब आप कोई भी पदार्थ लो, उस पदार्थ का 1 मोल लो या उसके Na कण लो, ग्राम में उसका द्रव्यमान तोलो, ग्राम में उसका जो द्रव्यमान की वैल्यू आएगी वो ही उस पदार्थ की मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। सिंपल सी बात थी। अब बात ये आती है कि मोलर द्रव्यमान भैया याद कैसे होगा, किसका मोलर द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है, कैसे मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। तो देखो बहुत ही इजी तरीका मोलर द्रव्यमान निकालने का, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई GAM जो है FGFM कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, सिंपल सी बात आपको कराई जाएगी। तो यहाँ से अब आप देखते हैं, मैं कुछ यहाँ पर परमाणु लिख रहा हूँ, और आपको पता है कि परमाणु से ही अणु बनते हैं। तो अगर परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान आपको ध्यान हो गए तो आप अणुओं के मोलर द्रव्यमान भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने बात करी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने यहाँ पर कुछ परमाणु लिखे, उन परमाणुओं का मैंने यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिखा, ठीक है। द्रव्यमान किसका, एक परमाणु का, ये जो द्रव्यमान है ये एक परमाणु का है, ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि एक परमाणु का द्रव्यमान है, ये क्या है, ये
एक परमाणु का द्रव्यमान। और जब भी एक परमाणु का द्रव्यमान आप बताओगे तो या तो आप उसको AMU में बताओगे, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एक परमाणु का, ध्यान रखो, एक परमाणु का जब भी आप द्रव्यमान बताओगे तो या तो आप AMU में बताओगे या फिर आप U में बताओगे। बात समझ में आ गई? तो कोई भी परमाणु है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान या तो आपको AMU में बताना है या आपको U में बताना है। और इसी के साथ आपको फिर यहां पर एक लिस्ट बना लेंगे अपन मोलर द्रव्यमान की। और मोलर द्रव्यमान किस में बताना है? बता चुके हैं अपन मोलर द्रव्यमान किस में? ग्राम में आपको बताना है हमेशा और हमेशा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पर कुछ परमाणु लिखे, परमाणु क्या क्या है, जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन सबसे पहले। अब मैं सारे नहीं लिखूंगा, जो जो अपने काम आएंगे केवल वो ही लिखूंगा। मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिख लिया, बेरिलियम लिख लिया, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, और भी आगे लिखेंगे अपन। मैग्नीशियम के बाद में मैंने लिख लिया एल्यूमिनियम, है ना, और भी अगर आप आगे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1। किस में लिखूं? U में लिखूंगा, 1U या AMU। बेरिलियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा ये होगा आपके पास 9U। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं परमाणु क्रमांकों के लगभग दुगने होते हैं, सभी के लिए नहीं होते पर लगभग परमाणु जो है कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांकों के दुगने होते हैं। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको कुछ भी नहीं तो लगभग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के पता होने चाहिए, तभी आप ये मोल के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है आप ये चीजें याद करें। कुछ एक काम की चीजें मैं लिख रहा हूं, जितने भी आप याद कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे सारे क्वेश्चन आपके इन परमाणु द्रव्यमानों से सॉल्व हो जाएंगे। तो कार्बन में लिखता हूं, तो कार्बन का मैं एक परमाणु का लिखूंगा U, 12 नाइट्रोजन का 14, एक नाइट्रोजन का। एक ऑक्सीजन का मैं 16 लिखूंगा, ठीक है। एक नियॉन, जो नियॉन है 10 पे आता है, इसका लगभग अपन 20 लिख लेंगे, इतना काम आएगा नहीं। सोडियम का जो होगा ये 23 होगा। मैग्नीशियम का जो होगा ये 24 होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो होगा ये 27 होगा। अभी अपन और भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो भाई आपको हो गया कि भाई परमाणु द्रव्यमान आपने निकाल लिया, परमाणु द्रव्यमान अपन ने निकाल लिया। अब परमाणु द्रव्यमान किसका है? एक परमाणु का। और एक परमाणु का जब भी आपको द्रव्यमान देना है किस में देना है? AMU में या U में। एक परमाणु का द्रव्यमान बताने की जो इकाई है वो AMU है या फिर U है, ठीक है। पुराना AMU, लेटेस्ट U मतलब AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और U मतलब यूनिफाइड, ये इंग्लिश में टर्म है जिसको अपन ने यूज ली जा रही है, ठीक। अब अगर मान लो आपको हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बताना है तो बस कुछ नहीं करना, एक बस काम क्या करना है? AMU हटाओ, ग्राम लगाओ। करना क्या है? AMU हटाओ, ग्राम लगाओ, मोलर द्रव्यमान बनता जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन 1U का मतलब इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम। बात समझ में आ गई? 1U का मतलब 1 ग्राम। बेरिलियम का कितना हो गया? ऐसे ही 9 ग्राम। कार्बन का कितना हो गया? 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 20, 23 ग्राम, 24 ग्राम, 27 ग्राम, ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, आपने क्या किया? एक परमाणु के द्रव्यमान में U हटाकर क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। तो ये उसी परमाणु का मोलर द्रव्यमान बन गया। इसका मतलब देखो, इस लाइन का मतलब क्या है समझना। इस लाइन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है इसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु। बात समझ में आई? क्योंकि मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल में Na जो है कण आते हैं। तो मैंने इसका कहा कि एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, इसका मतलब इसके Na कण आ गए। ऐसे ही मैंने कहा 14
14 ग्राम नाइट्रोजन। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब मेरे पास क्या है, 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब मेरे पास 6.022 गुणा 10 की घात 23 नाइट्रोजन के परमाणु है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये अपन कह चुके हैं पहले, अपन और आगे भी कह लेंगे, पर इस चीज को ध्यान रखना। और देखो आपको किस किस के काम आएंगे। आपने एल्यूमिनियम, जैसे 13 एल्यूमिनियम के बाद में अपन लिख सकते हैं सल्फर, लिख सकते हैं परमाणुओं में, ठीक है। अपन क्लोरीन लिख सकते हैं परमाणुओं में, क्लोरीन के जो है अपन सल्फर क्लोरीन, अपन जो है कैल्शियम लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ आते नहीं है, ज़्यादा बस यही यूज़ आते हैं। और आयरन लिख सकते हैं अपन, कुछ एक जगह पर आयरन यूज़ आ जाता है, इसमें अपन Ag लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें कुछ यूज़ आती है, बाकी जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे अपन लिखते जाएंगे। तो इनके एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 32 U आएगा। क्या आएगा, U, AMU। ऐसे ही क्लोरीन का जो है ये 35.5 आता है। अब ये कैसे आता है ये अपन आगे देखेंगे। इसको बोला जाएगा कि ये इनके जो है एवरेज यानी कि औसत परमाणु भार होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं वो अपन आगे की क्लासों में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम जो है, कैल्शियम का अपन 40 U ले लेंगे। Fe जो है इसके लिए अपन 56 ले लेंगे, और Ag के लिए अपन ले लेंगे 108, ठीक, ये अपन ले लेंगे। अब अगर मान लो इनका मेरे को मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करूं, बस AMU हटाऊं या U हटाऊं, ग्राम लगाऊं, बस U हटाऊं और ग्राम लगाऊं। तो मैंने U हटा दिया इसका, तो ये क्या बन गया, 32 ग्राम बन गया। क्या ये 35.5 ग्राम बन गया, है ना। ये आपके पास 40 ग्राम बन गया, ये आपके पास 56 ग्राम बन गया, और ये आपके पास 108 ग्राम बन गया, ठीक है। तो ये सबके क्या हो गए, मोलर द्रव्यमान हो गए। ये सबके क्या हो गए, मोलर द्रव्यमान हो गए। बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी, यहां पर आपने सबके क्या निकाल लिए, मोलर द्रव्यमान निकाल लिए, ठीक। चलो अब देखो, अब अगर इसका मतलब देखो, मोलर द्रव्यमान का मतलब आपने जो सिल्वर है Ag है, Ag का मतलब आपने इसका कहा 1 मोल, Ag का 1 मोल, इसका मतलब इस 108 ग्राम Ag हो गया। क्या इसका मतलब 108 ग्राम सिल्वर हो गया। 108 ग्राम सिल्वर का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 Ag के परमाणु हुए कि नहीं हुए, कह सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको पता है कि Ag 1 मोल का मतलब 108 ग्राम और इतने परमाणु। तो हर किसी के आप मोलर द्रव्यमान सीख चुके हो। अब अगर देखो आपने परमाणुओं के जब मोलर द्रव्यमान देख लिए, परमाणुओं के आपने मोलर द्रव्यमान देख लिए, तो परमाणुओं से ही तो अणु बनते हैं। तो अपन कुछ अणुओं के भी मोलर द्रव्यमान यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो आप यहाँ पर अणु लिखते हो और यहाँ पर आप डायरेक्ट ही उनके मोलर द्रव्यमान लिख लेते हो, क्योंकि परमाणु से ही अणु बने हैं। तो मोलर द्रव्यमान किस में आएगा बेटा, मोलर द्रव्यमान आएगा ग्राम में। मोलर द्रव्यमान किस में आएगा, मोलर द्रव्यमान आएगा ग्राम में। तो ग्राम में मोलर द्रव्यमान अगर आपको देखना है तो देखो कैसे करें। ग्राम में अगर आपको मोलर द्रव्यमान देखना है तो अपन कैसे करें, अपन अणु ले, जैसे कि सबसे फेमस है, आपने ले लिया H2O। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपका जेट में, इस H2O से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये H2O अगर आपने ले लिया तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई। H2O जो है, H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम। तो 2 और 16 मिलके कितना बना लेगा भैया, 2 और 16 मिलके 18 ग्राम नहीं बना लेगा क्या। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 18 ग्राम होगा, यानी कि 18 ग्राम H2O का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 H2O के अणु आ गए। मोलर द्रव्यमान का मतलब यही तो होता है। दूसरा मैंने कहा, आपने मान लो ले लिया HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl। अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का मतलब 1 ग्राम और क्लोरीन का मतलब 35.5 ग्राम। तो मैं इसको अगर जोड़ूं 1 35.5 तो ये कितना बन जाएगा, 36.5 ग्राम नहीं बन जाएगा क्या। यानी कि जो HCl है इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 36.5 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने ले लिया CO2। CO2 का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन का मतलब 12 और 2 ऑक्सीजन का मतलब, देखो 1 ऑक्सीजन का मतलब 16, तो 2 ऑक्सीजन मतलब 32 हो गया। तो 32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 44 ग्राम नहीं हो गया क्या, कितना हो गया, 44 ग्राम। ऐसे ही अगर आपने ले लिया जो बहुत ज़्यादातर यूज लिया, जैसे मान लो आप NaOH ले लो,
NaOH आपने ले लिया, तो NaOH का मतलब सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और H 1, ये कितना हो गया 40 ग्राम हो गया, चाहे तो जोड़ के देख लेना है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल NaOH, ठीक है, 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल NaOH। अगर आपने ले लिया C6H12O6, सबको पता है ये किसका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, किसका है ये, ग्लूकोज। तो जब आप इसका जोड़ोगे तो देखो कार्बन 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, 12 आपके पास हाइड्रोजन है और 6 आपके पास ऑक्सीजन है। इनके जब द्रव्यमान आप जोड़ने लगोगे तो आपके पास आएगा 180 ग्राम। कितना आएगा भैया, 180 ग्राम, ठीक है। तो ये सब आपको जो मैं लिख रहा हूं ये आपको एज इट इज याद भी रखने हैं, क्योंकि ये ही जो है चीजें एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, वहां निकालने बैठोगे तो इतना टाइम है नहीं भैया, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आप देखोगे जब आप एग्जाम लिखने जाओगे, पेपर लिखने, तो आपको यही सारे एग्जाम्पल्स मिल रहे होंगे, तो आप कहेंगे भैया हमें तो ये डायरेक्ट याद है, हमारे सर ने पहले ही पढ़ा दी है, ठीक है, ये हमारे सर ने पहले ही पढ़ा दिया, हमें डायरेक्ट याद है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो वहां आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम का मतलब एक क्वेश्चन सही होने का मतलब 4 नंबर है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और मोल पे हमेशा हमेशा फिक्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस पूरे टॉपिक में से आपके पास 2 क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा आपके इस टॉपिक से बनता है। तो अभी तक आपने देख लिया, और देखो क्या क्या देख सकते हैं, और आपने देख लिया H2SO4, आपन देख सकते हैं HNO3, है ना, आपन देख सकते हैं सुक्रोज C12, H22O11, एक सुक्रोज मतलब चीनी, केन शुगर जो चीनी जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब का भी द्रव्यमान अपन निकाल सकते हैं। तो इसका जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 98 ग्राम, ये आपके पास आएगा 63 ग्राम, ठीक है, और ये आपके पास आएगा लगभग 342 ग्राम। कितना आएगा भाई, 342 ग्राम। तो ये इतनी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इन तो परमाणुओं से ही अणु बने और अणुओं का ही द्रव्यमान आप निकाल सकते हो। तो देखो मैंने क्या बताया, देखो फर्स्ट चीज पे अपन वापस चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर के ये 3 संबंध। तो 3 संबंध में मैंने क्या कहा था, Na आपको पता ही है, 22.4 आपको पता ही है, आयतन करना है हमेशा, बस गैस के लिए ध्यान रखना है। एक समस्या किसमें थी, इस मोलर द्रव्यमान में ही तो थी कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान भी आपने सबके निकाल के देख लिए, सबका मोलर द्रव्यमान आपने निकाल के देख लिया कि किस तरह से ये मोलर द्रव्यमान निकाले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है, मैंने आपको 2-3 ट्रिक भी सिखाई थी कैसे याद रहेगी ये संबंध, ठीक है। अब देखो आपन इस चीज को किस तरीके से करेंगे। तो एक याद रखेंगे, आपन एक बनाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा भैया ये आपको, आप बनाओगे एक वाई मैप। क्या बनाएंगे, एक वाई मैप बनाएंगे। तो साइड में लिख देता हूं मैं इसको एक बार, एक बनाएंगे अपन वाई मैप। इस वाई मैप का मतलब कि इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहेगा मोल। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब हर एक रास्ता मोल से ही होकर जाएगा। तो कोई भी चीज आपको दे रखी हो तो मोल आपको निकालना होगा, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो देखो सबसे पहले सेंटर में बना दिया आपने मोल, बिल्कुल साफ सुथरा अपन बनाएंगे। सेंटर में क्या बना दिया, मोल। अब मोल से आप कहां कहां जा सकते हो, मोल से जा सकते हो आप संख्या में, मोल से जा सकते हो आप संख्या में, है कि नहीं। मोल से जा सकते हो आप आयतन में, आयतन भी किसका होगा, गैसीय आयतन। मैं इसको मेंशन ही कर देता हूं, बार बार ही लिख रहा हूं, इसका मतलब गैस ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती होती है एग्जाम में, इससे पक्का से एक क्वेश्चन आता है और ये गलती स्टूडेंट करता है और सीधे सीधे उसका नुकसान होता है हमेशा। इसलिए मैं इसको गैसीय आयतन ही रखूंगा। आयतन क्या रखा मैंने, गैसीय आयतन। क्या रखा मैंने, गैसीय आयतन। और तीसरा देखो वाय बनता सा आ रहा है, और तीसरा ये वाय में अपन यहां रखेंगे द्रव्यमान। क्या रखेंगे, द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। फिक्स हो गई 3 चीज। तो ये वाय सा बन गया। अब देखो मैंने क्या कहा, मोल से 3 रिलेशन बताए थे ना, मोल से संख्या का।
मोल से गैसीय आयतन का और मोल से ही द्रव्यमान का, 3 ही रिलेशन बताए थे। अब ये 3 रिलेशन को अपन किस तरह से करेंगे, तो मैंने आपको एक तरीका क्या बताया, मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप जब भी मोल की तरफ आओगे, मोल क्या है, बहुत ही डरपोक किस्म का प्राणी है, बताया नहीं बताया, मोल क्या है, एक बहुत ही डरपोक किस्म का प्राणी है। तो कोई भी अगर इसके पास आता है, कोई भी मोल की तरफ आएगा तो मोल भाग जाता है, उससे आपको याद रह जाएगा। तो अगर आप संख्या से मोल में आओगे, संख्या से आप मोल में आओगे, तो संख्या और मोल का क्या रिलेशन था, आपको भाग देना है किससे, Na से, भाग देना है किससे, Na से। और आप संख्या मोल से जब संख्या में जाओगे तो आप तो गुणा कर दोगे। भाई आपने ये ध्यान रखा कि मोल की तरफ आना है तो भाग लगाना है, तो मोल से दूर जाना है तो गुणा करना है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको जाना है द्रव्यमान से मोल में जाना है, द्रव्यमान से कहां जाना है, मोल में, तो क्या होगा, मोल भाग जाएगा। इसका मतलब आपको भाग देना है किससे, मोलर द्रव्यमान से, आपको मोलर द्रव्यमान से आपको भाग देना है। और मोल से अगर द्रव्यमान में आना है तो क्या होगा, इधर भाग है तो इधर गुणा कर दूं क्या, आपको क्या करना है, मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान निकाल चुके हैं क्या, मोलर द्रव्यमान निकाल चुके हैं, तो मोलर द्रव्यमान से क्या कर दें, गुणा कर दें। ऐसे ही अगर आपको मोल से आयतन में या आयतन से मोल में आना है, अगर आपको आयतन से मोल में आना है तो मोल में आओगे तो मोल भाग जाएगा। इसका मतलब आप क्या करो, भाग करो 22.4 से, और अगर मोल की तरफ जाओगे तो आप क्या करो, गुणा करो 22.4 से, आपने गुणा कर दिया। तो देखो ये पूरा वाई मैप नहीं बन गया कि आपके सामने, वाई मैप जो है आपके सामने पूरा का पूरा बना नहीं बना, ठीक है। ये पूरा वाई मैप, इससे आपके सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपसे, आपके इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें देखो तीनों रिलेशन, हमेशा 3 ही बातें हो सकती है कि आपको जो है मोल से संख्या में पहुंचाया जा सकता है, मोल से गैसीय आयतन में पहुंचाया जा सकता है, और मोल से ही द्रव्यमान में पहुंचाया जा सकता है। एक बात देखो बच्चों, बड़ी ही सिंपल सी बात, कि अगर आपको द्रव्यमान से, समझना, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो द्रव्यमान से डायरेक्ट आप आयतन में नहीं जा पाओगे। क्या समझे, कि द्रव्यमान से डायरेक्ट आयतन में आप नहीं जा पाओगे। मोल ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप आयतन में जा सकते हो, यानी कि इस द्रव्यमान और इस आयतन में, या इस द्रव्यमान या इस संख्या में, इनमें आपस में, इन तीनों के जो ये है ना, ये वाई के जो तीनों कॉर्नर हैं, ये वाई के जो तीनों कॉर्नर हैं, इन तीनों कॉर्नर में आपस में कोई संबंध, सीधा संबंध नहीं है। इसका मतलब कि आपको अगर आयतन दे रखा हो तो डायरेक्ट आप द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। आपको आयतन दे रखा हो तो पहले मोल निकालोगे और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आप द्रव्यमान में आओगे। ऐसे ही अगर आपको संख्या दे रखी हो तो पहले मोल आओगे और फिर आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोल है। मोल क्या है आपका, मोल है आपका बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मोल। देखो बिल्कुल सेंटर में है, नहीं है, तो ये मोल आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है भाई। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में इसका मतलब कि हमेशा इसको सेंटर में रखना है। तो कहीं से भी आपको जाना है ना इधर उधर, तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, तो आप पहले मोल में आओगे और फिर आप कहीं पे और जा सकते हो। बात समझ में आई क्या, आई नहीं आई? अब देखो एक बहुत ही छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैं कहूं कि जो आपको बोला गया कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज है, इसका मतलब मेरे पास कितने मोल ग्लूकोज है? 18 ग्राम का मतलब मेरे पास कितने मोल ग्लूकोज है? तो देखो द्रव्यमान दिया, क्या द्रव्यमान से मोल में जाना है, तो क्या बताया कि मोल की तरफ जाना है। अगर मोल की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा, मोल भाग जाएगा। मोल भाग जाएगा मतलब आपको क्या करना है कि जो द्रव्यमान, अगर मैं देखो मोल को सिंबल, इसका मोल का जो प्रतीक एन मैंने ग्लूकोज के लिए लिखा कि ग्लूकोज का मोल मेरे को निकालने हैं, तो जो द्रव्यमान दे रखा है उसमें मैं मोलर द्रव्यमान से भाग करूंगा। क्या देखो भाग जा रहा है मोलर द्रव्यमान के, मोल की तरफ जा रहे होता। मोलर द्रव्यमान कितना अभी लिखा था 180, मोलर द्रव्यमान कितना अभी लिखा था आपने 180, ठीक है। तो 180 जब आप लिखोगे तो मोल कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 मोल इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो
इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल और केवल आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत ही टाइप के क्वेश्चन, जितने तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हैं हर तरह के क्वेश्चंस आप इसमें देखोगे। और इससे बाहर आपको आपके जो जेट है, ICAR है, BHU है, किसी भी तरह का आप एग्जाम दें उसमें आपको मोल से, मेरे कराए हुए क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बस आप डेली कनेक्टेड रहें और वीडियोस देखते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।